सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने स्थितियों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य करने, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर लें। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग एक कुंडली विश्लेषण करेंगे। क्या इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है, और वह भी उच्च अधिकारी के योग है या नहीं है। तो यहाँ पर आवश्यकता लग्न कुंडली की है और दशमांश कुंडली की भी है। हालांकि D9 कुंडली की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो हम लोग अपने मानसिक गणित के द्वारा D9 कुंडली का भी निर्माण कर लेंगे। D9 कुंडली बनाना बहुत ही आसान होता है। D9 कुंडली बनाना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले सरकारी नौकरी की, जब हम किसी भी विषय वस्तु का जब फलादेश करें, जब हम सभी किसी भी विषय वस्तु का फलादेश करें, तो उस विषय वस्तु की आवश्यक अहर्ताएं क्या है, उस पर विचार जरूर करें। चाहे बीमारी की फलादेश करनी हो तो कौन सी बीमारी है, उसके आवश्यक गुण धर्म क्या क्या है, क्या कमियां होने पर वह बीमारी हो सकती है, वह जो कमियां है वह किस ग्रहों के अधीन है, किस भाव के अधीन है, किस राशि के अधीन है। यदि इतनी जानकारी के साथ हम लोग अगर फलादेश करते हैं तो फलादेश में सटीकता होती है और अच्छा भी होता है। तो अब सरकारी नौकरी के लिए प्रमुखतः क्या क्या हम सबों के जीवन में होना चाहिए, हमारे पास में क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, वह किस ग्रह से हमें देखने को मिल सकती है, यह हम सबों को समझना चाहिए। यदि हमें सरकारी नौकरी मिलती है तो हमें पद प्रतिष्ठा हमारी बढ़ती है, हमारी मर्यादाएं बढ़ती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, जस बढ़ता है, मान बढ़ता है, सब कुछ बढ़ जाता है। तो यह किस ग्रह से संबंध रखता है, मान मर्यादा प्रतिष्ठा इत्यादि किस ग्रह से संबंध रखता है। सूर्यदेव गुरु जी। सूर्य से। देव। तो सूर्य को हम सभी को देखना चाहिए है, क्योंकि जितनी बड़ी नौकरी हमें मिलती है उतना बड़ा सब कुछ होता है। जब हमें नौकरी मिल जाती है तो हम एक अंग बन जाते हैं। जब हम किसी भी पद पर चले जाते हैं तो हम शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था का एक अंग हो जाते हैं। वह हमारा दायित्व तो क्या होता है, हमारा दायित्व तो फिर क्या हो जाता है, इसको भी समझना चाहिए। तो हम शासन प्रशासन एवं आम जनता के बीच की एक कड़ी हो जाते हैं। आम जनता के बीच की एक कड़ी हो जाते हैं, यानी कि संदेश। हम शासन प्रशासन और आम जनता के बीच की एक कड़ी हो जाते हैं। तो यह कड़ी कहाँ से हम निभा पाएंगे, इसका जब कहने का मतलब यह है, हमारी बातों को आप लोग पुनः दोबारा सुने। हमने कहा कि जब किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी होती है, जब किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी होती है, वह व्यक्ति सरकार या शासन प्रशासन और आम जनता के बीच का वह एक कड़ी हो जाता है, चाहे वह किसी भी ओहदे पर क्यों ना हो। तो सरकार की कार्यों को आम जनता तक पहुंचाना, आम जनता के सुविधाओं को, ख्याल को, समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम, माध्यम कौन बन जाता है, सरकारी कर्मी बन जाते हैं ना। जी। जैसे हमारे ही पास में कोई समस्या होगा, हम आवेदन लिख के अपने संबंधित कार्यालय को देंगे, वहां से अगर बातें स्पष्ट हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने से ऊंचे अधिकारी के पास में भेजेंगे। यानी कि जो सरकारी ओहदे पर चले गए वह आम जनता एवं सरकार के बीच का प्रतिनिधि हो गए, संदेशवाहक हो गए वो। तो फिर इसके लिए किस ग्रह की आवश्यकता पड़ती है,
शनि महाराज संदेश शनि तो कर्तव्य है, बुध संचार के मालिक बुध है। बुध कम्युनिकेशन बुध। हाँ, तो हम जो सरकार और आम जनता के बीच में कम्युनिकेशन का काम करते हैं, इसका दायित्व तो बुधदेव के पास में होता है। हम जो काम करते हैं तन्मयता के साथ में, जब हम एक शासन प्रशासन का अंग हो जाते हैं, तो हमें अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाना होता है। तो कर्तव्य के कारक, समय से काम करने के कारक कौन से ग्रह होते हैं? शनिदेव। शनिदेव। तो यह तो एक प्रमुख कारकों के बारे में हम सबों ने पढ़ा। तो कहने का मतलब यह है कि नौकरी कब होगी, नौकरी के लिए कुंडली में क्या योग हो सकते हैं। आज की कक्षा में हम सभी इसी कुंडली को आधार मानकर हम लोग इस कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे एवं समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है। यह ज्ञान ज्योतिष विद्या की महानता को ही दर्शाता है। मतलब कोई भी फलादेश जब हम लोग कुंडली के माध्यम से करते हैं, जब भी हम लोग कुंडली का फलादेश करते हैं और जो हम लोग भविष्यवाणियां करते हैं, संभवतः अधिकांशतः भविष्यवाणियां सत्य भी होती है, क्योंकि कुंडली के योग प्रभावी होते ही हैं। तो यह जो महानता है, यह ज्योतिष विद्या में ही है। यह महानता हर जगह देखने को नहीं मिलती। तो इस महानता हमारे पास में ज्योतिष विद्या की जो महानता है, यह हमें कहां से आएगा? तो हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद, ऋषि गणों के त्याग तपस्या, इष्ट देव की प्रेरणा, इष्ट देव एवं प्रेरणा के स्रोत और गुरुजनों का नित्य प्रति अभिवादन, आशीर्वाद लेने से हम में यह वृद्धि हो सकती है। कुंडली में कुछ ग्रहों के योग भी वैसे बनते हैं जो हमें सरकारी सेवा को दर्शाते हैं। यदि कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बढ़ते हैं तो हमारे पढ़ाई, हमारा परिश्रम सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आप लोग समझते होंगे, देखते होंगे कि बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं कि बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, परंतु उनसे थोड़ा कम ज्ञान व्यक्ति भी, कम प्रतिभा वाला व्यक्ति चयनित हो जाता है और अधिक प्रतिभा वाला व्यक्ति पीछे रह जाता है। ऐसा भी आप लोगों को देखने में को मिला होगा, मिलता है या नहीं मिलता है जी। तो आखिर ऐसा कारण क्या है? यह ग्रहों का योग ही तो है कि ग्रह के योग उस व्यक्ति के जीवन में उसके परिश्रम और ग्रह का योग दोनों का समायोजन हो गया। एक व्यक्ति ऐसा कि अपने कर्म के आधार पर ज्ञान तो अधिक अर्जित कर लिया, लेकिन उसके कुंडली में वैसे योग नहीं है, जिसके कारण वैसे योग नहीं, ऐसा भी समझ सकते हैं हम। सरकारी नौकरी अधिकारी होने के लिए आप लोग देखते होंगे, जब कोई भी सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएं ली जाती है तो जो प्रश्न पत्र होता है उसमें सामान्यतः कई विषयों का समायोजन होता है। आज की इस कक्षा में कई सरकारी अधिकारी भी जुड़े हुए हैं जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं या सरकारी सेवा से रिटायर हो चुके हैं, वो भी, या सरकारी सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे व्यक्ति भी इस कक्षा में शामिल है। तो आप लोग देखते होंगे कि जो सरकारी सेवा के लिए परीक्षाएं होती है उसमें किसी खास एक विषय से सवाल नहीं पूछे जाते, कई विषयों का समायोजन होता है, कई विषयों का समायोजन होता है, कई विषयों का समायोजन होता है। इसलिए हमें कई विषयों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। यदि कई विषयों का ज्ञान हमारे पास में न हो,
अगर हम खूब बढ़िया है, साइंटिस्ट ही हैं, मैथ के रिसर्चर हैं एवं सामाजिक ज्ञान की मुझे जानकारी नहीं है, तो नौकरी के लिए परीक्षा देने जाएंगे, नहीं हो पाएगा। केवल सामाजिक विज्ञान का ज्ञान है, गणित की नहीं है, नहीं हो पाएगी। दोनों विषय अलग अलग है, अलग अलग ग्रहों के अधीन है, अलग अलग ग्रहों के अधीन है। तो सबसे पहले व्यापक, अधिक से अधिक हमारे पास में ज्ञान हो, कई विषयों की जानकारी हो, यह आवश्यक है। तो यह किस ग्रहों के अधीन चला जाएगा? गुरु। देव गुरु बृहस्पति। कई विषयों के, यानी सभी विषयों को मान ले सकते हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति महानतम से महानतम ग्रह है। देव गुरु बृहस्पति महानतम से महान है। महानतम ग्रह है, और व्यापकता इनका मूल्य परिचय की है। तो फिर देव गुरु बृहस्पति का अच्छा होना आवश्यक है, जरूरी। हम देवगुरु बृहस्पति को क्यों देखें कुंडली में सरकारी नौकरी के लिए? उस क्यों के पहले हम सबों को समझना चाहिए। अतः जब भी हम सरकारी नौकरी के लिए कुंडली का फलादेश करें, तो हम सबों को इन ग्रहों का विचार करना ही चाहिए। जब परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा देते हैं, तो हमारी बुद्धि भी काम करनी चाहिए। साथ ही आज की परीक्षाएं तो होती है, साथ में उसके बाद में साक्षात्कार भी होता है, वहां पे वार्तालाप भी होती है। आपको ढेर सारे गतिविधियों से होकर गुजरना पड़ता है। तो फिर उसके लिए कौन से ग्रह हमारी स्किल पावर, हमारी बुद्धि, हमारा मस्तिष्क वहां पे कैसा काम करेगा, इन सभी चीजों के लिए बुध देव की आवश्यकता पड़ती है। हम लोगों ने गुरु की चर्चा कर ही लिया कि हमें विवेक ज्ञान में व्यापकता चाहिए, यानी हमारे ज्ञान, हमारी जो पढ़ाई है उसमें वृद्धि चाहिए, व्यापक रूप से हमारा अध्ययन हो। उसके लिए देव गुरु बृहस्पति, क्योंकि सबसे बड़े ग्रह हैं। हालांकि देव गुरु बृहस्पति के स्वामी भगवान ब्रह्मा हैं, जो पूरे सृष्टि के रचयिता हैं। कल हम देव गुरु बृहस्पति की पूजा कर रहे थे, करवा रहे थे। हमने कहा कि ब्रह्मा जी की पहले पूजा कर लो, बाद में। तो फिर बाद में उन्होंने जब पूजा करने के बाद में 2 घंटे बाद में उन्होंने कहा कि हमने ब्रह्मा जी का पूजा क्यों किया, आज तक तो हम सुनते नहीं है। हम यही तो बात है, आप का उम्र थोड़ा कम है, 30-35 वर्ष आपका उम्र है, मेरा उम्र 55 वर्ष है, 20 वर्ष हम आपसे अधिक बड़े हैं। यह भी हो सकता है कि हमने पुस्तक में पढ़ा हो या हमारे गुरुजनों ने हमें सिखलाया हो। आपका तभी सीखना है, हम भी जीवन भर सीखेंगे। तो आपसे अधिक 20 वर्ष तो हमने अधिक सीखा है, इसलिए हमारी बात को माने। चलिए वो बात अलग है। तो देवगुरु बृहस्पति, ब्रह्मा जी, ऐजे ब्रह्मा जी। इसके बाद में हमें और भी ढेर सारे ग्रहों के बारे में जानना होता है। वह क्या, जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो या पढ़ते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट है उसको उसकी समझ मुझे आना चाहिए, उसको गहराई तक आकलन करने की क्षमता होनी चाहिए, निष्कर्ष निकालने की क्षमता होनी चाहिए। सभी ग्रह अपने आप में महान है, ग्रहों का कारकत्व तो समझना बहुत ही मुश्किल है। हम अपने जीवन के इस पड़ाव में अभी तक तो समझने का ही प्रयास करते हैं कि ग्रहों का कारकत्व तो क्या है। हम प्रतिदिन बेसिक ज्योतिष की ही पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, प्रदेश की पुस्तकें या जो एडवांस पुस्तकें हैं उससे हमें जी नहीं भरता। हम बेसिक ज्ञान की ही बातें करते हैं। तो जो निष्कर्ष है, निचोड़ है, जैसे कि शरीर में हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम खाते हैं, उसका जो सबसे सार तत्व होता है
जो सबसे अधिक सार तत्व है वह है शुक्र। तो शुक्र में सार तत्व निकालने की क्षमता है, निचोड़ निकालने की क्षमता है, निष्कर्ष निकालने की क्षमता है, तत्वों का ज्ञान है, जो देवगुरु बृहस्पति में नहीं है। रहस्यों को समझने की क्षमता जो शुक्र देव में है वह देवगुरु बृहस्पति में नहीं। देवगुरु बृहस्पति में व्यापकता है, विश्लेषण करने की क्षमता है, एक शब्द को असंख्य शब्दों में बदलने की क्षमता देवगुरु बृहस्पति में, असंख्य शब्दों को एक शब्दों में लाने की क्षमता शुक्रदेव को। तो शुक्रदेव की भी स्थिति कुंडली में देखनी चाहिए। शुक्रदेव की स्थिति भी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात अब यहाँ पर, अब हम लोग प्रदेश की नजरियों को चलते हैं, देखते हैं तो कुंडली में बुध का संबंध गुरु एवं शुक्र से यदि होता है तो यानी कि देव गुरु बृहस्पति शुक्र यानी कि तीनों शुभाग्रह का संबंध यदि पारस्परिक होता है किसी भी प्रकार से, तो ये तीनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। हमारे ज्ञान का संचार, हमारी व्यापकता एवं निचोड़ निकालने, निष्कर्ष निकालने की क्षमता इत्यादि का समायोजन हो जाता है। तो क्या इस कुंडली में क्या ऐसी बातें हैं? 1 मिनट में आया। 1 मिनट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। आज क्या टॉपिक क्या है? गुड मॉर्निंग गुरु। ये सरकारी नौकरी है। अच्छा, तो अभी ये बस कुंडली दिखाई है उन्होंने या दिखाए हैं और सारे ग्रह किन कौन कौन से कारक तत्व अपना अडॉप्ट करे रहते हैं, ये सब बताए। अच्छा D10 है ये। ठीक है ठीक है ठीक है आरती जी, धन्यवाद। तो कहने का मतलब यह है कि यदि कुंडली में बुध गुरु एवं शुक्र तीनों का संबंध होता है तो व्यक्ति के पास में व्यापक ज्ञान भी होते हैं, निष्कर्ष निकालने की क्षमता भी होती है और उसको एक्सप्लेन करने का भी क्षमता हो जाता है। और बुधदेव क्या है? बुधदेव लिखावट भी है। बुधदेव लिखावट भी है। तो जो हम लिखते हैं वह सामने वाला स्पष्ट रूप से समझ भी जाता है। प्रणाम गुरु जी। तो अगर बुधदेव अच्छे हैं तो हमारी लिखावट अच्छी होगी, दूसरा कोई समझ लेगा। बुधदेव अच्छे हैं तो हमारे संचार के साधन ठीक ठाक होंगे, एक्सप्लेन करने की क्षमता होगी। अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छे होंगे तो हमें कई विषयों का ज्ञान होने की संभावनाओं पर बल मिलेगा। शुक्रदेव अच्छे होंगे तो निचोड़ निकालने की शक्ति अच्छी होगी। तो यदि ये तीनों का परस्पर संबंध किसी भी प्रकार से हो जाए तो व्यक्ति महान हो सकता है ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। आज जो व्यक्ति ज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में महान होता है, नौकरी सरकारी उसे ही मिलने की संभावनाएं बनती है, उसे ही बनती है। तो क्या इस कुंडली में देव गुरु बृहस्पति शुक्र एवं बुध का किसी भी प्रकार का संबंध है? इस उदाहरण को लें, अब हम लोगों को नौमांस कुंडली भी बना लेनी चाहिए। नौमांस, अब यहाँ पर लग्न की राशि 29 है, यह सिंह राशि का कुंडली है, तो कौन सा नौमांस चला जाएगा? धनु लग्न। धनु लग्न की कुंडली हो जाएगी ना नौमांस की। लग्न का मान 29 है, सिंह राशि की लग्न है। लग्न कौन सी राशि की होगी? धनु लग्न होगी, नवम नवांश में चला गया। चलिए ठीक है। सभी सूर्यदेव 2 अंशों के हैं और सूर्यदेव 3 नंबर की राशि है, किस भाव में जाएंगे? कृपया अनावश्यक माइक बंद करें, अनावश्यक माइक ना खोलो। अब यहाँ पर सूर्यदेव मिथुन राशि में है, 2 अंशों के हैं। मिथुन राशि का नौमांस कहाँ से शुरू होता है? तुला से।
तुला से तो दूसरा में 8 नंबर में सूर्य चले जाएंगे ना। चंद्रमा कहाँ जाएंगे? चंद्रमा 6 नंबर की राशि में है, सातवां मान 8 है, तीसरे नवमांश में है। 10, 11, 12 मीन राशि में जाएंगे। चंद्रमा मीन राशि में जाएंगे कि कहाँ जाएंगे? जी मीन राशि में जाएंगे। मंगल मेष राशि में है, मेष राशि के मंगल 25 अंशों के है, 8वें नवमांश में है। तो मंगल कहाँ चले गए? मेष राशि का 8वां नवमांश वृश्चिक में। वृश्चिक में गए। मंगल के बाद में बुध देव मिथुन राशि में होकर के 14 अंशों के यानी कि 5वां नवमांश। कुंभ में जाएंगे। चलिए कुंभ में लिख देते हैं बुध देव को। अच्छा, इसके बाद में बुध के बाद में देवगुरु बृहस्पति तुला राशि में है और अंशात्मक मान 12 है, चौथे नवमांश में है ये। मकर में जाएंगे। अगर 12 अंशों के चौथे नवमांश में नहीं समझ में आता तो 6 राशि पहले है तो 9 छक 54, 54 और 4 58, 12 पच्चे 60, 12 चौक 48, 10 58। मकर में जाएंगे ना? मकर में मकर में जाएंगे या नीच के भी है, बकरी भी है और नीच के हो गए, ऊंच के जैसे फल दे दिए। ठीक है। गुरु के बाद में शुक्र कर्क राशि में है, अंशात्मक मान 9 है यानी कि तीसरे नवमांश में। कर्क का नवमांश कहाँ से शुरू होता है? ये कन्या में जाएंगे। कर्क से ही शुरू होता है। कन्या में जाएंगे। हाँ हेलो आशीर्वाद घर पे है ना? अभी बोलिए ना। अच्छा हो जाएगा। हाँ अगर हम आएंगे तो आएंगे, नहीं तो हम किसी को भेज देंगे और हम अपने से योग्य को ही भेजेंगे। ठीक 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 है, फोन कर दीजिएगा आप समय पर। तो हाँ, किस ग्रह की चर्चा हो रही थी? शुक्र की। शुक्र की गुरुजी। कन्या में जाए। तो यह तीसरे नवमांश में कर्क राशि में है। कन्या में कन्या में शुक्रदेव नीच के हो गए। चलिए इसके बाद में शनि कुंभ में है। शनि का अंशात्मक मान 18 है, छठे नवमांश में है ये। तो कुंभ का छठा नवमांश नहीं समझ में आता है तो 10 में 9 से गुना करेंगे, 10 9 90 और 6 96, 12 8 96। मीन में जाएंगे। मीन में जाएंगे। चलिए अब शनि के बाद में राहु या केतु, केतु को ही ले लीजिए केवल। तो केतु का अंशात्मक मान 28 है लेकिन 9। केतु मेष राशि का होकर के 9वें नवमांश में है तो यहाँ पे आ जाएंगे केतु और राहु देव यहाँ पर आ जाएंगे। हो गया। नवमांश कुंडली भी हम लोगों ने बना लिया है। अब जी ये सूर्य तुला में नहीं होगा? तुला में सूर्य जाएंगे जी। सूर्यदेव का अंशात्मक मान अरे ये 2 ही है, 2 ही डिग्री लिखे हैं। 2 है और सूर्यदेव वृश्चिक में लिख दे हम लोग। अच्छा चलिए, हम लोगों ने यहाँ देख लिया था ना, मिथुन देख लेते जब। ठीक है, भूल होती है, त्रुटियां होती है, सुधार कर लेना चाहिए। हो गया? ठीक है। अब हम लोग देखें कि क्या यह बुधदेव गुरुदेव एवं शुक्रदेव में क्या परस्पर संबंध बन रहा है। पहले लग्न कुंडली में देखें तो गुरु एवं शुक्र का संबंध बन रहा है। केंद्रीय संबंध प्रभावी होता है। केंद्रीय संबंध
प्रभावी होता है जी। प्रभावी होता है। शुक्रदेव यहाँ पर नौकरी की बात है, दाम्पत्य जीवन की बात नहीं है। नहीं है। नवमांश कुंडली से ग्रहों का स्वभाव देखा जाता है कि वह किस प्रकार से काम कर सकते हैं, उनका स्वभाव क्या हो सकता है, स्वभाव का पता चलता है, न कि कार्य का। संबंधित वर्ग कुंडलियों से कार्य का पता चलता है कि वह कार्य कैसे करेंगे और किस स्वभाव के आधार पर करेंगे, इस आधार पर नवमांश कुंडली। दाम्पत्य जीवन पार्टनरशिप की बात होती है तो वहां पे सभी कुछ नवमांश कुंडली से ही देखे जाते हैं। इन बातों को हम सबको ध्यान रखना है। तो अब शुक्रदेव को देखा जाए कि शुक्रदेव की क्या स्थिति है। तो शुक्रदेव D10 कुंडली में अपने स्वराशि के हैं एवं देव गुरु बृहस्पति नवम भाव में अपने नीच राशि के हैं। तो यह लग्न कुंडली में देव गुरु बृहस्पति बकरी भी है। तो यदि कोई भी ग्रह बकरी होता है और नवमांश में नीच का हो जाता है तो उसके जैसा फल देने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर नवम पंचम का संबंध भी बना। गुरु देख भी रहे हैं शुक्र को, शुक्र से भी नवम पंचम है। तो देव गुरु बृहस्पति एवं शुक्र का तो परस्पर संबंध बना। परस्पर संबंध बन रहा है। क्या बुध देव का संबंध है इन लोगों से या नहीं है? गुरु बुध को देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए बुधदेव शुक्र की राशि में है जी। यहाँ पर देखिए बुधदेव बकरी है, बुधदेव बकरी है और नवमांश में बुधदेव अपने मित्र की राशि में है, यहाँ भी मित्र की राशि में है। ठीक है, उसके जैसे फल नहीं दिए। अब भावेशों के आधार पर अपने गुणों में वृद्धि कर लेंगे, भावेशों के आधार पर अपने गुणों में वृद्धि कर लेंगे। सूर्य के साथ में है तो सूर्यदेव लग्नेश है, केंद्र भाव के स्वामी है, इसलिए इनकी क्रूरता समाप्त हो गई। तो पापत्व सूर्य को क्रूर ग्रह कहा गया है, पाप ग्रह नहीं कहा गया है, ऐसा विरत पराशर शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो इनकी क्रूरता समाप्त हो गई, ये भी सात्विक शुभ ग्रह के टाइप के हो गए। तो बुधदेव भी उसी प्रकार के ग्रह हो गए, भावेशों के आधार पर फल देंगे। बात यहाँ पर प्रश्न बीमारी की फलादेश की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर ज्ञान की हो रही है ना, और लाभ की हो रही है। नौकरी प्राप्त करना यह लाभ ही है और ज्ञान के आधार पर ही होगा। तो दूसरा भाव ज्ञान का भंडार भी है। तो इस चीज में वृद्धि हो गया। क्या हो गया? वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गया। ठीक है, बुध की स्थिति भी यहाँ ठीक है, अपने शनि की राशि में है, मित्र की राशि में है। नवमांश कुंडली में बुधदेव कहाँ है? तो नवमांश कुंडली में बुधदेव तुला राशि में है, यह भी ठीक। नवमांश है D10 में तुला राशि में है, D10 में तुला राशि में बैठे हैं, D10 में तुला राशि में बैठे हुए हैं, यह भी ठीक है। स्थिति खराब नहीं है। हाँ, तुला राशि लग्न कुंडली में या 11 नंबर की राशि लग्न कुंडली में कहाँ है? किसी अच्छे भाव में है। तो जो 11 नंबर की राशि है वह लग्न कुंडली के केंद्र भाव में है, यह उत्तम है। अगर बुधदेव की राशि 7 नंबर की राशि D10 में है तो वह 7 नंबर की राशि बुध का अपना जो संचार की बात हो रही है, यहाँ पर प्रश्न तो संचार का है, स्किल पावर की है, दक्षता की है, एक्सप्लेन करने की है ना जी गुरुजी। जी। जिस भाव से संबंधित प्रश्न है वह राशि उसी भाव में पड़ा हुआ, इसलिए ठीक है। तो क्या बुध का संबंध गुरु शुक्र से बन रहा है? तो यहाँ पे गुरु बुध का संबंध नवम पंचम का है लग्न कुंडली में। D10 कुंडली में भी केंद्रीय प्रभाव है, यानी गुरु से 10वें बुध और बुध से चौथे गुरु। अच्छा है, क्या शुक्र से संबंध बन रहा है? तो बुधदेव शुक्र के मूल त्रिकोण राशि में है। जी गुरुजी। जी। तो जी जब बुधदेव शुक्र के मूल त्रिकोण राशि में, तो शुक्र के गुणों को तो बुध ले लेंगे ना। जो ग्रह जिस राशि में होता है, जिस पर कुंडली में होता है, उस क्षेत्र के लिए उस ग्रह के कुछ गुण धर्मों को वह ले लेता है। तो कार्यों के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में
बुध देव शुक्र की राशि में है, तो उस क्षेत्र के लिए बुध देव शुक्र का कुछ गुण ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे, निचोड़ निकालने इत्यादि की? जी ले लेंगे। लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या दिख रही है, यहीं पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं समस्या को आकलन करते हुए बढ़े और तब फिर आगे बढ़े। यहाँ पर शुक्र और गुरु का खंडाष्टक योग भी है, शुक्र एवं गुरु का षडाष्टक योग है। और यह शुक्र को देखे क्या है, शुक्र D10 का लग्नेश है, साथ में लग्न कुंडली का दशमेश भी है। जी तो अब यह साधारण कार्य के क्षेत्रों में आय भाव में बुध स्वराशि का बैठा है, यानी कि दशम के धन भाव में बैठा है साधारणतया ओवरऑल क्षेत्रों में, परंतु नौकरी व्यवसाय का जो क्षेत्र है कुंडली है वह यहाँ पर है, D10 है। लेना किसको है? शुक्र को लेना है। क्या लेना है? तो निष्कर्ष निकालने में दिमाग में काफी तेजी से दिमाग काम करे, वह शुक्र को लेना है। और किससे लेना है? बुध से लेना है। स्किल पावर, क्षमता, मानसिक दक्षता, यह किसके अधीन है? बुधदेव के। बुधदेव के। लेना किसको है? शुक्रदेव को। शुक्र को लेना है। शुक्र की राशि छठे भाव में है, वह सभी गुण है, लेकिन छठा भाव क्या है? रोग ऋण रेपो कंपटीशन, शत्रु, बीमारी, समस्या। अभी यहाँ तो आय की बात नहीं है कि कर्ज देखेंगे ना, पैसे की तो फलादेश नहीं हो रही है कि कर्ज देखेंगे। अगर बात पैसे की हो तब तो यहाँ तो जो प्रश्न है कि शुक्र जब निचोड़ निकाल कर, यानी कि जो बातें दिमाग में आ रहा, प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न होते हैं एक पैराग्राफ के, एक एक पन्नों के प्रश्न होते हैं और आंसर एक शब्द का होता है, यानी कि सभी को समझकर दिमाग इतना जल्दी से काम करे कि निष्कर्ष निकाल ले। तो निष्कर्ष निकालने वाला तो तैयार है, लेकिन मस्तिष्क ही काम नहीं कर रहा है, मस्तिष्क ही निष्कर्ष की क्षमता नहीं दे पा रहा है, क्योंकि यह शत्रु हो गया, शत्रु भाव में बैठा है और तात्कालिक शत्रु भी है। भले ये दोनों नैसर्गिक मित्र हैं, वह अलग ही बात है, तो ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड के लिए शुक्र बुध आपस में मित्र हैं, लेकिन इस व्यक्ति के लिए शुक्र बुध में क्या है? नौकरी के क्षेत्र में क्या है? शुक्र बुध में शत्रुता है, शत्रुता जी, या मित्रता है। तो शुक्र से संबंध निचोड़ निकालने के, तो इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति व्यापक अध्ययन वाला होगा, व्यापक अध्ययन करने वाला होगा, परंतु बुद्ध के कारण थोड़ी परेशानी आती होंगी। यानी कि सब कुछ होते हुए परीक्षा देने जाएगा विद्यार्थी, 2-4 नंबर इधर उधर होगा, काम गड़बड़ हो सकता है। क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? जी बुद्ध का जप करना चाहिए या बुद्ध की पूजा करनी चाहिए, वो गणेश तो जी की। हाँ, ठीक है। यह तो आखिरी विकल्प बचता है, पूजा पाठ मंत्र जब क्या है, यह आखिरी विकल्प है। जब सब कार्यों से थक जाते हैं, जब नहीं हो पाता है, तब पूजा पाठ करते हैं। पहले कर्तव्यों के सहारे उपाय करने चाहिए, पहले कार्यों का अपने चंचलता को थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे। गुरुजी लिख लिख के याद करना चाहिए। क्या? गुरुजी जो भी याद करे उसको लिखे पहले। हाँ जी, यानी कि जितना पढ़े लिखते हुए पढ़े। एक दूसरा,
समझाते हुए भी पढ़े, क्योंकि उसको शुक्र का भी है उसमें। हाँ नहीं ना, बुद्धदेव है तो बुद्धदेव का मतलब ये हुआ, बुद्धदेव सिखाने सीखने सिखाने के भी कारक। तो छोटे सिखाए छोटे भी। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, वो सीखेगा कम और सिखलाएगा आपको ज्यादा। यदि आप अपने बच्चे को समझाने लगे, बतलाने लगे कोई बात, तो बच्चा आपकी बात को समझेगा कम और अपनी बातों को समझाएगा आपको ज्यादा ना। जी गुरुजी। जी बिल्कुल। तो थोड़ा छोटे छोटे बच्चे को भी पढ़ाएं, या जो इनके जो जूनियर जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट जूनियर है, 1-2 साल पीछे का है, और वह भी इनके साथ अगर तैयारी कर रहा है, तो उनको हल्का दिशा निर्देशित करते रहे। क्या करें? दिशा निर्देश करते रहे। करते रहें, और दूसरे को दूसरे को संघर्ष के लिए तैयार करें। यानी कि दूसरे के संघर्ष में, परीक्षा में यह सहयोगी बने, क्योंकि बुध यहाँ परीक्षा भाव में, बुध यहाँ कंपटीशन भाव में, कर्म की कुंडली में, डिटेन कुंडली में यहाँ बैठे हुए, और बकरी है, जल्दी उपाय इनके नहीं हो। बुधदेव गणेश जी, माता सरस्वती इत्यादि का, सरस्वती चालीसा इत्यादि सुबह नियमित रूप से पढ़े। बुधदेव का अंशात्मक मान काफी है, बलवान है बुधदेव। बुधदेव बलवान है, लेकिन लग्न संधि पे भी है। लग्न संधि पे है, लग्न का मान 29 है, और बुध का मान 14 है। बिल्कुल लग्न संधि पे। लग्न संधि वाले ग्रह फल नहीं देते हैं, बहुत कम देते हैं, बहुत लग्न। आप ही लोग अपने अपने कुंडली में देखें कि कौन से ग्रह आपके लग्न संधि पे, यानी लग्न के अंशात्मक मान से, अंशात्मक मान उसका लगभग 15 अंशों की दूरी पर है, उस ग्रह से लाभ आपको नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। यह कक्षा एक दिन में समाप्त होने वाली नहीं है, 1-2 कक्षा और इस पर चलेगी, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। चलिए, तो अभी हम लोगों ने यहाँ क्या किया, समझा कि कुंडली में बुध, गुरु एवं शुक्र तीनों का यदि संबंध हो तो उत्तम बात है। हालांकि लग्न कुंडली में गुरु बुध का संबंध है, नवम पंचम का। D10 कुंडली में भी गुरु बुध का संबंध केंद्र का बनता है। शुक्र की राशि में देव गुरु बुध देव है, संबंध तो कुछ ना कुछ दिखता है, परंतु छठे भाव में बैठ जाने के कारण, छठे भाव में D10 के छठे भाव में बैठ जाने के कारण, थोड़ी बुधदेव के कारण परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। हो रही है। अगर इन तीनों ग्रहों में से किसी भी एक ग्रह के साथ केतु का संबंध हो जाए, यदि इन तीनों ग्रहों में से किसी भी एक ग्रह के साथ केतु का संबंध हो जाए, आठ 45 तो अच्छा होता है, क्योंकि केतु का काम ही है बुलंदियों तक लेकर जाना। केतु का काम ही है बुलंदियों तक लेकर जाना। तो लग्न कुंडली में तो किसी का भी संबंध केतु से नहीं बन रहा है। देव गुरु बृहस्पति से D10 में बन रहा है। D10 में केतु का संबंध, लेकिन भाग्य भाव में मंगल की राशि है, और मंगल भी वहां बैठे हैं, केतु देव भी है। ठीक तो है, भाग्य ठीक है, के लिए ठीक है। तो हम लोग जब मंगल तक आएंगे ना,
तो वहां भी देखेंगे मंगल की भी आवश्यकता होगी, जी ठीक है सर। क्योंकि कुंडली का फलादेश करना, क्योंकि मंगल नेतृत्व की क्षमता का काम है। जी जी मंगल नेतृत्व प्रदान करता है और सूर्य पद प्रतिष्ठा प्रदान करता है और गुरु दिग्दर्शक है। ठीक ठीक। किसी भी एक विषय वस्तु को समझने के लिए कई आधार होते हैं। फलादेश करना अलग बात है और सीखना अलग बात है। तो केतु देव यदि किसी भी ग्रह के साथ में होते हैं तो यह उत्तम बात है। अभी तो हम लोग नौकरी पे नहीं आए, अभी तो केवल ग्रहों का समन्वय हुआ। अगर केतु देव किसी भी ग्रह के साथ में होते हैं तो उन चीजों को काफी ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं, काफी ऊंचाई तक लेकर जाते हैं। तो यह हो गया। अब यदि यह सब ऊंचाइयों तक जाएगा तब दशम भाव को मिलाएंगे। यदि गुरु बुध इत्यादि का परस्पर में कोई संबंध ही नहीं है तो फिर दशम भाव देखने से क्या फायदा। दशम भाव केवल बलवान हो जाएगा तो सरकारी नौकरी थोड़े हो जाएगी। बहुत से लोगों के कुंडली में सरकारी नौकरी के दशम भाव काफी बलवान होते हैं, नौकरी नहीं लगती। तो यदि इन तीनों का परस्पर संबंध हो और संयोग से दशम भाव या दशमेश भी उसमें का संबंध बन रहा है, संबंध बना ले तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर शुक्रदेव स्वयं दशमेश भी है, लग्न कुंडली के दशमेश है। ठीक है, दशमेश के साथ गुरु का केंद्रीय संबंध हो गया, दशम भाव से दूसरे भाव में घूमते हुए, ठीक है, कुछ संबंध तो दिख रहा है, कुछ संबंध दिख रहा है। लेकिन क्या D10 कुंडली में यह संबंध है? D10 कुंडली में दशम भाव के स्वामी का या दशम भाव से गुरु शुक्र बुध का संबंध है या लग्न कुंडली में? गुरुजी प्रधान D10 में तो नहीं D10 में नहीं है। नहीं D10 का दशमेश शुक्र को देख रहा है। दिख रहा है। D10 की राशि में देवगुरु बृहस्पति है। D10 के दशम भाव के स्वामी के उच्च राशि में बुध देव। सभी तो D10 दशमांश कुंडली के D10 की ही राशि के अगल बगल में तीनों ग्रह घूम रहे हैं। और D10 के स्वामी दशम भाव को देख रहे हैं। हाँ निवेदिता जी, बोला जाए। जी गुरुजी, जैसे अभी आपने बताया कि शनि जो है तुला राशि में उच्च के हैं, तो वो भी हम देखेंगे। जैसे हाँ तो कोई हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई भी जैसे ग्रह कोई अपने, ग्रह कहीं पर भी उच्च का होता है तो क्या हमको उसको भी लेना चाहिए? हाँ जी, उच्च राशि का प्रभाव तो सभी ग्रह देते हैं। अपने मूल सबसे अधिक कहीं भी बैठे हो उच्च राशि का प्रभाव देखेंगे। आपके जब देखे ना कि आप ही के कुंडली में अभी किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है सामान्यतः? शुक्र की चल रही है। अच्छा, शुक्र की उच्च राशि मीन होती है, आपके कुंडली के किस भाव में है? मीन राशि अष्टम में है। अष्टम भाव में। अष्टम भाव का सुख प्राप्त करने के लिए मन में एक जिज्ञासाएं बढ़ रही है और वह साधन भी आपको उपलब्ध हो रहे हैं। मतलब ये एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और थोड़ा और ज्यादा ज्यादा हाँ, ज्यादा और ज्यादा मतलब इच्छा है कि जैसे और ज्यादा करें, और ये होता है, या फिर अध्यात्म की तरफ झुकाव बहुत ज्यादा पहले अच्छा से बढ़ गया है। चलिए ठीक है। तो अष्टम भाव गुण विद्याओं को जानने का भी है। और शुक्रदेव आपके लग्न कुंडली में क्या वो अष्टम भाव को देख रहे हैं? नहीं, क्या अष्टम भाव में बैठे हुए हैं? अष्टम भाव में कोई ग्रह देख भी नहीं रहा है और कोई ग्रह है भी नहीं।
हाँ, ठीक है। तो फिर शुक्रदेव की अंतर्दशा चल रही है, तो फिर मीन राशि का ज्यादा फल क्यों दे रहे हैं? कहने का मतलब अभी जो मैंने कुछ क्षण पहले कहा कि शनि की उच्च राशि में बुधदेव बैठे हुए, तो अपना तो प्रभाव वहां देंगे ही देंगे। तो आपने ही कहा था कि क्या देंगे, तो मैंने आपसे ही पूछा कि आपके किस ग्रह की दशा चल रही है। आपने कहा शुक्रदेव उच्च राशि किस राशि में होती है, तो आपने कहा मीन। मीन किस भाव में पड़ा हुआ है, तो आपने कहा 8वें भाव में। तो 8वें भाव का जो गुण धर्म है उसमें आपको लाभ प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने कहा कि हो रहा है। तो क्या शिक्षा मिली हम सबों को? और एक जो कल मैंने प्रश्न पूछा था वो भी आपने कहा था कि क्लास में हाँ बोलने हाँ के हाँ लिए, हाँ हाँ जी, पूछिए, बोलिए। वो मैंने प्रश्न लिख के दिया था ना कि अगर शनि तुला में बैठे हैं तो वो मेष राशि को नीच दृष्टि से कैसे देखेंगे? वो तो उनकी उच्च दृष्टि हो गई ना, वो वाला नहीं समझ में आया था। जब शनि तुला में बैठते हैं, तब जो कल का वीडियो मैंने देखा था, तो तुला में बैठे हैं तो वो मेष राशि को तो उच्च दृष्टि से देखेंगे ना, वो नीच दृष्टि कैसे हो गई? इनके प्रश्नों का कोई अन्य सदस्य पहले प्रति उत्तर दे। गुरुजी मैं बताऊं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शनि तुला में उच्च के होते हैं, जब उनकी दृष्टि पड़ी 1 नंबर, वो राशि जो है वो नीच की है ना, इस वजह से उसको नीच की दृष्टि कहा गया है। पर तो वो तो कोई भी ग्रह जहाँ उच्च का होता है उसके सामने वाली उसकी नीच राशि होती है, तो फिर तो सभी ग्रह की नीच ही दृष्टि मान लेते हैं। जैसे चंद्रमा वृषभ में है, अगर वृषभ में बैठा है तो वो वृश्चिक को नीच राशि से देखेगा, सूर्य मेष में है तो तुला को नीच, तब फिर तो सब ऐसे ही हो जाएंगे। ये मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि सामने की राशि तो हमेशा नीच राशि होती है। हाँ, तो सामने की राशि पर हमेशा नीच की दृष्टि होती है, जो अच्छी नहीं मानी जाती। जो ग्रह अपने नीच राशि को देखता है, चाहे वह 7वीं दृष्टि से देखे या 4थी दृष्टि से देखे, 3री दृष्टि से देखे, 10वीं दृष्टि से देखे, 5वीं दृष्टि से देखे, 9वीं दृष्टि से देखे, वह हानि ही करता है। लेकिन कल की कुंडली यह थी कि चौथे भाव में तुला राशि था। कल की कुंडली में चौथे भाव में तुला राशि था, तुला राशि था। तो चौथे भाव में शनिदेव क्या बना दिए? ससयोग बनाए, पंच महापुरुष योग उन्होंने बनाया। तो पंच महापुरुष योग यानी कि महापुरुष व्यक्ति कब बनता है? तो अपने कर्तव्यशीलता, कर्तव्य परायणता, कर्तव्य की उच्चता, क्योंकि शनि कर्तव्य के कारक है। तो उस क्षेत्र में जब महान व्यक्ति होगा तभी तो कर्तव्य के लिए उसे महापुरुष की दर्जा दी जाएगी। तो जब वो केंद्र में समझ ही गए, वो तो सही था। ठीक है, ठीक है। इसलिए वह उनकी अब दृष्टि कर्तव्य भाव पर नीच की पड़ी, तो यहाँ कर्तव्यहीनता नहीं करेंगे। यदि कर्तव्यहीनता कर देंगे तो फिर पंच महापुरुष योग में ससयोग प्रभावहीन हो जाएगा। तो अपने द्वारा बनाए गए योग को अपने ही उतना नुकसान कोई कर ले, या यानी कि अपने घर बनाइए और अपने घर को ढा दीजिए, ऐसा ज्यादा कदा होता है, कोई कोई करता है। तो सामान्यतः यहाँ पर नीच की दृष्टि उतनी प्रभावी नहीं होगी। हाँ, नहीं चलिए। गुरुजी, मेरा नीच की हाँ, दृष्टि से प्रश्न था। जैसे मान लेते हैं सूर्य अगर मेष राशि में बैठे हैं, तो क्या तुला पर उनकी नीच दृष्टि हुई? हाँ जी, नीच दृष्टि हो गई। तो फिर तो कोई भी ग्रह उच्च का अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि सामने नहीं, वाले को तो हमेशा ही नीच दृष्टि से हाँ देखेगा। हाँ जी, हाँ जी। कोई ग्रह आपके कुंडली में उच्च के हो, उससे अच्छा नीच का ग्रह का नीच भंग हो रहा हो, वह सर्वोत्तम हो। अच्छा, यही समझ में नहीं आ रहा था कि फिर तो हाँ, सारे ग्रह उच्च के होंगे तो वो तो अच्छा नहीं हुआ फिर। नहीं, उच्च के ग्रह अच्छे होते हैं, उस भाव के लिए अच्छे हो गए, लेकिन सामने वाले भाव के लिए अच्छे नहीं हुए। अब यदि कोई कुंडली आपके पास में हो जिसमें कोई ग्रह उच्च का हो और आपके जानने वाले पहचानने वाले की कुंडली हो और वह व्यक्ति वयस्क भी हो, छोटे बच्चों की कुंडली पर अध्ययन नहीं करना चाहिए कभी भी। बड़े व्यक्तियों की कुंडली पर, जिसका उम्र काफी अधिक हो गया हो और जो कमा रहे हो, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, उनकी कुंडली पर अध्ययन करना उचित होता ठीक, है। क्योंकि हाँ, छोटे बच्चे की तो जिंदगी उन्होंने कुछ देखा नहीं है, तो हम सब बोलेंगे कि हाँ यह हो सकता है।
तो अच्छा, तो अभी तो उसका अभी उम्र गुरु जी अभी 10 वर्ष है, तो फिर तो निरर्थक हो गया ना। और वहीं अगर 40 45 50 60 वर्षों की बात हो की कुंडली हो, या हो सकता है तो हाँ उनके जीवन में एक बार ऐसा देखने को मिला था, या उनके जीवन में उनका उम्र 50 वर्ष का है, लेकिन आज तक उनका जीवन में इस प्रकार देखने को नहीं मिला। इस प्रकार की चर्चा हो सकती है। अच्छा